अंसारी आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक जो है यूजीसी नेट यानी एनटीए यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की तैयारी को एकदम मजबूत बनाना है। आप चाहते हैं हिंदी साहित्य के प्रथम यूनिट यानी टॉपिक 1 पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यानी एमसीक्यू हो। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हो, सही उत्तर स्पष्ट रूप के बगल में दिया हुआ और संक्षिप्त व्याख्या भी दी गई। पहले यह स्पष्ट कर लें कि यह यूजीसी नेट हिंदी साहित्य का प्रथम यूनिट 1 पर सामान्यतः होता है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास यूनिट 1 में इसमें शामिल प्रमुख भाग हैं। यूनिट 1 में क्या क्या रहता है वो देखिए। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति का विकास, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली का योगदान, हिंदी साहित्य के प्रमुख काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल मिलेंगे, प्रमुख कवि मिलेंगे, रचनाएं मिलेंगे, विशेषताएं मिलेंगे, साहित्य के रूप मिलेंगे, महाकाव्य, खंडकाव्य, गद्य काव्य, उपन्यास आदि। अब मैं पहले भाग यानी प्रथम 25 प्रश्न दे रहा हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास 100 में से 25 प्रश्न है। इसमें मैं दिखा रहा हूँ ये किससे रिलेटेड। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? देखिए तो आपने तो आंसर देख लिया, अपभ्रंश। क्यों मानी जाती है? तो देखिए आंसर, हिंदी भाषा अपभ्रंश से विकसित हुई है, जो संस्कृत, पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी की विकास श्रृंखला से है। ये भी क्रम है, इसको भी आप अगर लगा के रखिएगा तो वो भी इम्पोर्टेंट आपको मिलेगा। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये क्रम है। क्रम से लगाने में ये दिया जाता है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम रूप कौन सा था? अवधी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अपभ्रंश। कौन सा था सर्वप्रथम रूप? तो देखिए आंसर डी नंबर, अपभ्रंश है। अपभ्रंश ही हिंदी का सबसे पुराना स्वरूप माना गया है, जिससे क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई है। किससे? अपभ्रंश से। हिंदी साहित्य का आदिकाल कौन सा है? हिंदी साहित्य का आदिकाल 1050 से 1375 विक्रम संवत में, लेकिन इस विषय में दिया है, उसे घबराना नहीं है। तो देखिए इस काल में धार्मिक प्रवृत्ति और वीर गाथाएं काव्य रचे गए, इसे आदिकाल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल किसे कहा गया? तो आदिकाल को कहा गया। देखिए आदिकाल, क्योंकि इस समय वीरों की गाथाएं और युद्ध कथाएं प्रमुख रूप से लिखी गई। इसका डेफिनेशन में आपको समझ में आएंगे कि क्यों और क्या और कैसे हुआ, इसलिए डेफिनेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूँ। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना? भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल। तो आदिकाल के चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो वीर गाथा काव्य प्रमुख उदाहरण। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो देखिए अब भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में तुलसी, कबीर, सूरदास जैसे महान कवि हुए, जिन्होंने हिंदी को ऊंचाई दी। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का श्रेय किसे दिया जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या आनंदराय वाजपेयी। किसको दिया जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को दिया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। रामचरितमानस की भाषा किस भाषा में लिखी गई? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली। तो अवधी में लिखी गई है। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है। सूरदास किस भाषा के कवि थे? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी। किस भाषा के कवि थे? तो देखिए ब्रज भाषा के कवि थे कौन? सूरदास। याद रखिए, पूछे जाते हैं ये जो है ना, सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सूरदास की भाषा ब्रज है, जो कोमलता और माधुरी के लिए प्रसिद्ध है। कबीर का काव्य किस शैली में मिलता है? साखी, पद, दोहा, उपयुक्त सभी। किस में मिलता है कबीर का काव्य? तो देखिए उपयुक्त सभी में, साखी भी लिखा है, पद भी लिखा है, दोहा भी लिखा है और सब में मिलता है। अब तो कबीर की वाणी साखी, शबद और दोहे तीनों रूप में मिलती है। हिंदी गद्य का प्रारंभ किससे माना जाता है? हिंदी गद्य का प्रारंभ किससे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र से, प्रेमचंद जी से, विद्यापति से, महाप्रसाद द्विवेदी से, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से। आधुनिक हिंदी गद्य का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है, जिन्हें हिंदी नवजागरण का जनक भी कहा जाता है। साहित्य का उद्देश्य लोक मंगल है, यह कथन किसका है? तुलसीदास, कबीरदास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका है? ये परिभाषा को याद रखिएगा। साहित्य का उद्देश्य लोक मंगल है, कथन तुलसीदास, कबीरदास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका है? याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये मतलब कि कथन है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये बोला गया है। देखिए साहित्य का उद्देश्य लोक मंगल है, क्या? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कथन कहा गया है। अब आते हैं भक्ति काल का विभाजन किन 2 धाराओं में हुआ?
तो ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, निर्गुण, सगुण, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, उपर्युक्त सभी में होगा। भक्ति काल में आपको ये चारों मिलेंगे, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, निर्गुण और सगुण भी, और राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। भक्ति काल में अनेक विभाजन हुए हैं, प्रमुख रूप से निर्गुण और सगुण तथा राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। रसखान किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध। रसखान किस धर्म से संबंधित है? मुसलमान से। रसखान मुस्लिम कवि थे जिन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य रचे। कृष्ण भक्ति काव्य रचे। रीतिकाल में कविता का मुख्य विषय क्या था? भक्ति थी, वीरता थी, श्रृंगार थी और सामाजिक सुधार थे। श्रृंगार था। रीतिकाल को श्रृंगार काव्य का युग कहा जाता है क्योंकि श्रृंगारों को महत्व दिया गया। काव्य नायक की संकल्पना किस काल में हुई थी? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो रीतिकाल में हुई थी। रीतिकाल में नायक नायिका भेद, श्रृंगार रस की परंपरा प्रचलित हुई। आधुनिक काल के प्रथम कवि माने जाते मैथिली चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। प्रेमचंद की सुविधा के लिए प्रसिद्ध काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक। तो अगर ये चारों पूछे तो उपन्यास के लिए वो महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद को हिंदी उपन्यास का शिखर पुरुष कहा जाता है, यानी सम्राट। गोदान उपन्यास किसने लिखा? गोदान प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। प्रेमचंद गोदान की सामाजिक यथार्थवादी दृष्टि का उत्कृष्ट उदाहरण है। सामाजिक यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित उपन्यास। याद रखिए, ये पॉइंट दे करके पूछे जाते हैं कौन सी धारा पर आधारित है। तो सामाजिक यथार्थवादी पर दृष्टि। प्रगतिवाद का आरंभ कब माना जाता है? 1920, 1936, 1947, 1950, 1936 से माना जाता है। वह क्या? लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के गठन के साथ ही प्रगतिवाद आरंभ हो गया। छायावाद के प्रमुख चार स्तंभ कौन है? निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा। तुलसी, सूर, कबीर, मीरा, प्रेमचंद, पंत, द्विवेदी, हरिचंद। उपयुक्त में कौन? तो एक नंबर है प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी, ये चार कवि छायावाद आंदोलन के प्रतिनिधि कवि माने। कमायनी किसकी रचना है? कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, सीधी बात है। कमायनी छायावाद का महानतम महाकाव्य है। काव्य में रसवाद किस कवि की विशेषता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन, पंत, महादेवी वर्मा। काव्य में रहस्यवाद, इसको आप नोट कर लीजिए। काव्य में रहस्यवाद किस कवि की विशेषता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन, पंत, महादेवी वर्मा, निराला। किसकी है? तो देखिए आंसर यहाँ है हमारे पास। देखिए महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की कविता में आत्मा और ईश्वर के मिलन की रहस्यात्मकता अनुभूतित है। तुलसीदास किस भक्ति शाखा से संबंधित है? निर्गुण शाखा, सगुण शाखा, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। तुलसीदास सगुन में तुलसीदास राम भक्ति पर आधारित सगुन भक्ति परंपरा के कवि। जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा प्रसिद्ध? आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त, अंधायु और तुगलक। तो इसमें चंद्रगुप्त नाटक उसका है। जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों में चंद्रगुप्त प्रमुख। बहुत बढ़िया। शाहजहां जी। अब आप गहराई वाली कठिन और विश्लेषणात्मक प्रश्न चाहते हैं तो देखिए आगे बढ़ता हूँ। जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लेवल के दो यानी कॉन्सेप्ट फैक्ट दोनों पर आधारित। तो चलिए मैं आपको देता हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास 26 से 50 उच्च स्तरीय विश्लेषणात्मक प्रश्न, 4 विकल्प, बगल में सही उत्तर, संक्षिप्त व्याख्या रहेगा। आपको मैं किसी भी चीज को सारा का सारा चीज में लिख के करता हूँ, ऐसे नहीं बोलूंगा सब चीज। देखिए मैं अपना नाम का भी उच्चारण यहाँ किया हूँ क्योंकि लिखे हुए चीजों को आप देखिएगा। अब आता है 26। अपभ्रंश शब्द का अर्थ क्या है? अपूर्ण भाषा या भ्रष्ट या परिवर्तित रूप, संस्कृत की उपभाषा या किसी क्षेत्र की बोली। तो देखिए भ्रष्ट या परिवर्तित रूप क्या? अपभ्रंश का अर्थ है शुद्ध भाषा, संस्कृत का परिवर्तित रूप या हिंदी की पूर्वज भाषा मानी जाती है। यहाँ कठिन प्रश्न मिलेंगे। 27 में हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? अमीर खुसरो ने, कबीर ने, पृथ्वीराज अबू फजल ने। अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक लिखे डॉक्टर नागेंद्र आचार्य रामचंद्र हजारी प्रसाद नामवर से। हिंदी साहित्य का पुस्तक अगर ऐसे पूछेगा, पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर नागेंद्र में रहेंगे तो शुक्ल आपको बताना हो क्योंकि यह हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत रचना मानी जाती है। प्रकाशन वर्ष 1929 है। भक्ति काल में निर्गुण शाखा प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण यानी निर्गुण में कबीर मिलेंगे, रसखान मिलेंगे। निर्गुण सगुन में तुलसीदास, सगुन में तुलसी और निर्गुण में कबीर। याद रखें निर्गुण शाखा में ईश्वर निराकार माना गया। कबीर इसके प्रमुख कवि। रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। याद रखिए 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर, लंका और उत्तरकांड। ये क्रम से भी बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर, ये क्रम में है। याद रखिएगा। आप अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। बाल, मैं ऊपर कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्रम भी पूछा गया। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। इसका और एक नाम है बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा या सुंदर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। किष्किंधा, सुंदर या लंका। और एक कांड है लंका या माने
एक कौन सा कांड है, या तो सुंदर कांड या तो लंका कांड को दूसरा नाम भी कहा गया है, मैं आपको आगे बताऊंगा। शायद सुंदर कांड को कहा गया है। आगे बढ़ता हूँ। भक्ति काल शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? हजारी प्रसाद श्यामचंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को एक स्वतंत्र साहित्यिक काल के रूप में परिभाषित किया था। आगे बढ़ते हैं। कबीर की वाणी की संग्रह में संग्रहित सार संग्रह, साखी संग्रह, बीजक संग्रह, पंचवाणी। बीजक में बीजक के पद, साखी शब्द, इन तीनों संग्रहों बीजक कहलाता है। पद है, साखी है, शब्द, इन तीनों का संग्रह ही बीजक कहलाता है। अभंग किस भाषा और परंपरा से संबंधित? ब्रज भाषा, शकुन, मराठी, वारकरी संप्रदाय, अवधि, निर्गुण, अपभ्रंश, जैन। तो याद रखिए किस भाषा और परंपरा से संबंधित है। तो देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है मराठी, वारकरी भक्ति से संबंधित है। अभंग, अभंग मराठी शब्द ही है यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि की रचनाएं अभंग कहलाती है। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या रही? समाज सुधार, धर्म प्रचार, नायिका भेद और रसमीमांसा, राष्ट्रीय चेतना। तो नायिका भेद और रसमीमांसा से संबंधित। श्रृंगार में रीतिकाल में श्रृंगार, नायिका, वर्णन, अलंकार और रस का विशेष बल दिया गया। रीतिकाल के कवियों को और किस नाम से जाना जाता? दरबारी कवि, जन कवि, समाजवादी, लोक कवि। तो यहाँ देखिए दरबारी कवि ही कहा गया। रीतिकालीन कवि अधिकतर राज दरबारों से जुड़े रहे, इसलिए उन्होंने दरबारी कवि कहा जाता है, इसलिए उन्हें राज दरबारी कवि कहा जाता है। रीति सिद्धि कवि कौन कहलाते थे? वही कवि जो रीति का पालन करते थे, जो लोग भाषा में कविता रचना करते थे, जो समाज सुधार में रहते थे, जो रस विहीन करते थे। देखिए ए नंबर आंसर है, वे जो रीति का पालन करते। रीति सिद्ध कवियों में अलंकार, नायिका, भेद, रस आदि सिद्धांतों के अनुरूप काव्य लिखा गया। अब आते हैं रीति संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? रीति संप्रदाय का प्रवर्तक, पूरे संप्रदाय का प्रवर्तक अगर हम देखें तो केशव दास माने जाते हैं। पूरे रीति संप्रदाय का पूरे रीति संप्रदाय का प्रवर्तक केशव दास माने जाते हैं। इनका समय क्या है वो बताइएगा हमको। बिहारी का समय क्या है वो बताइएगा। देव का समय क्या है, मतीराम का समय, ये चारों इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। केशव दास की रसिक प्रिय और कवि प्रिय ग्रंथों से रसिक रीति संप्रदाय की नींव पड़ी। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हजारी प्रसाद, नंद लाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र यहाँ दिया है। छायावाद सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र का, जो पश्चिमी और रोमांटिसिज्म से प्रेरित था। इन सब में ये जो चारों हैं, इसमें से सबसे पहले किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र ने। हालांकि नंदलाल वाजपेयी जी ने इसका प्रयोग किया था। 39 नंबर कम। अगर आपको कहीं डाउट है मुझे कमेंट में बताइएगा क्या इसका अनुरूप है। मैं बताना चाह रहा हूँ ये चारों में से सबसे पहले प्रयोग किसने किया उसके बारे में यहाँ उल्लेख है। आपको क्वेश्चंस के टाइप्स में हमें ये चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इसका प्रयोग जो है वो नंदलाल वाजपेयी जी ने अपने रचनाओं में सबसे पहले किया। लेकिन कमायनी का नायक कौन है? मनु है। जयशंकर प्रसाद की कमायनी का नायक मनु है, जो मानव के विवेक और भावना के संघर्ष का प्रतीक है। प्रयोगवाद किस दशक में उभरा? 1920, 40, 50, 60, 50 में। 1950 के दशक में नई कविता के रूप में प्रयोगवाद का उदय हुआ, जिसमें कवि अज्ञेय प्रमुख थे। तार सप्ताह का संपादन किसने किया? अज्ञेय सबसे बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, गजानन माधव मुक्ति अज्ञेय। 43 में अज्ञेय ने तार सप्ताह का संपादन किया, जिसे प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात प्रेमचंद, मोहन, राकेश, राजेंद्र यादव और उपयुक्त सभी किसने किया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नई कहानी आंदोलन से भी प्रश्न बनते हैं। और प्रश्न बनने का तरीका जो है वो आप देखिए, टाइप को मैंने यहाँ लिया है, और जितने भी यहाँ इम्पोर्टेंट जो प्रश्न के चर्चा किए गए हैं वो मैं बताना चाहता हूँ कि वो पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी आज से जितने भी पहले, मैं बताना चाहता हूँ आज से जितने भी पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में वो पूछे गए प्रश्न हैं, सब पूछे गए प्रश्न हैं। तो नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो यहाँ देखिए उपयुक्त सभी ने, इन तीनों लेखकों ने 1950-60 के दशक में नई कहानी आंदोलन का रूप लिया। मोहन, राकेश, प्रेमचंद, राजेंद्र यादव, ये सभी। रेणु का कथा साहित्य किस प्रवृत्ति से संबंधित? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अंचलवाद, छायावाद। तो वो अगर आप चाहिए मैं बताना चाहता हूँ ये चारों अगर आप चाहिए, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अंचलवाद, छायावाद, तो ओहो मैं सभी के ऊपर प्रश्न लेकर के आना चाहता हूँ। जो मैंने टिक लगाया है इसको आप देख लीजिए। ये जो मैंने टिक लगाया हूँ आप देख लीजिए इसको। अगर आप चाहिएगा
कि नहीं, इस पर भी अगर प्रश्न में लेकर के आऊँ, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अंचलवाद, छायावाद, तो मैं सभी के ऊपर भी लेकर के आऊँगा आपको, बशर्ते हमको कमेंट में बताना होगा। अब आते हैं फणीश्वरनंद रेणु की कहानियाँ ग्रामीण जीवन पर आधारित थी। अंचलवाद, वो उसका अंचलवाद आंसर होगा, अंचलवाद। फणीश्वरनंद रेणु की कहानियाँ ग्रामीण जीवन पर आधारित अंचली यथार्थ को प्रस्तुत करती है। मेला आंचल का नायक कौन है? तो बाला है, डॉक्टर प्रशांत है, गोवर्धन डॉक्टर प्रशांत है। रेणु के उपन्यास मेला आंचल का मुख्य पात्र डॉक्टर प्रशांत है, जो ग्राम्य सुधार का प्रतीक है। रेणु, हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की शुरुआत किस काल में मानी जाती है? द्विवेदी, छायावाद, प्रयोगवाद, समकालीन युग। तो समकालीन युग। 1980 ईस्वी के बाद स्त्री विमर्श में साहित्य में स्वतंत्र चेतना के रूप में जगह बनाई, अपनी अस्तित्व बनाई। नई कविता आंदोलन का सूत्रपात किस वर्ष माना जाता है? 47, 52, 55, 1960। तो 1952 ईस्वी में नई कविता का आंदोलन की शुरुआत 1952 में तीसरा सप्ताह के द्वारा संपादित हुआ। इसके बाद माना। अंधा युग नाटक का लेखन कौन है? अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है और इम्पोर्टेंट है इनकी ये। अंधा युग महाभारत पर आधारित आधुनिक प्रतीकात्मक नाटक और धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। गोदान में होरी का चरित्र क्या दर्शाता है? किसान जीवन की करुणा, धर्म भीरुता, वर्ग संघर्ष, उपर्युक्त संघर्ष, उपर्युक्त सभी। तो देखिए सभी है। प्रेमचंद का होरी चरित्र भारतीय किसान की पीड़ा, नैतिकता और संघर्ष का प्रतीक। 49वां पार्वती पात्र किस रचना में? गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान। देखिए पार्वती पात्र किस रचना में है? मैं बताना चाहता हूँ, ये जो चारों रचनाएं हैं, क्या ये हमारे नेट के सिलेबस में शामिल है? नहीं, लेकिन किसी साहित्यकार द्वारा रचित ये प्रमुख रचनाएं हैं। अब साहित्यकार कौन? उपन्यास है ये। गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान प्रेमचंद जी द्वारा है। अब ये किसमें परवर्ती उपन्यास है? तो देखिए यहाँ वरदान में है। वरदान 1918 है। प्रेमचंद के उपन्यास की नायिका पार्वती है, जो आदर्श नारी का प्रतीक है। 50 में मुक्तिबोध की कविता का मूल स्वर क्या है? मुक्तिबोध, माधव मुक्तिबोध। तो रहस्यवाद, यथार्थवाद, बौद्धिकता और विद्रोह। श्रृंगार कौन? तो बौद्धिकता और विद्रोह रहा। मुक्तिबोध की कविताएं बौद्धिक चेतन, बेचैनी और सामाजिक विद्रोह की अभिव्यक्ति रही। तो 50 प्रश्न हो चुके हैं और टाइमिंग भी देखिए अच्छा हो चुका है, 16 साढ़े 16 मिनट। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं आज का क्लास यहीं समाप्त करना चाहता हूँ 50 प्रश्न में। अगर आपको इसका दूसरा भाग चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इसके दूसरे भाग को जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आपकी एक कमेंट ही मुझे मोटिवेट करती है। और मैं यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, चैनल पर आप अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, आपको शाहजहां अंसारी के साथ कैसा लगा क्लासेज में, उसका आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको माने कि हमसे कैसा कंटेंट मिल रहा है, आपको हमसे कैसा कंटेंट चाहिए, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और आपको हिंदी साहित्य से जुड़े या यूजीसी नेट हिंदी साहित्य एग्ज़ाम से जुड़े या किसी भी रिलेटेड एग्ज़ाम और टॉपिक पर रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर करें, या तो मेल में मुझे प्रश्न भेज सकते हैं, मैं आपको अलग से गाइड कर सकता हूँ। मुझे मेल में भी सवाल भेज सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जवाब दूंगा। तो आज का क्लासेज मैं ही समाप्त करना चाहता हूँ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।